अपने घोषणा पत्र को कांग्रेस ने न्याय पत्र का नाम दिया है। न्याय पर कांग्रेस लंबे समय से काम कर रही है। राहुल गांधी की जो पहली भारत जोड़ो यात्रा थी उसको न्याय यात्रा कहा गया। बाद में भी उनकी यात्रा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 4 जातियों को ही जाति मानने की बात कही है, कांग्रेस उनको ही अपने न्याय यात्रा में रखे हुए है, उन्हीं को न्याय दिलाने की बात कर रही है। आप इस कॉन्ट्रडिक्शन पर ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी तो बाकायदा 4 जातियों की बात करते हैं, गरीब, किसान, महिला और नौजवान, और मोदी सरकार कहती है कि इनकी तरक्की और बेहतरी ही उसका मकसद है। कांग्रेस उसी तबके को असंतुष्ट और अन्याय का शिकार बता रही है और अपनी चुनावी रणनीति पर काम करते हुए घोषणा पत्र लेकर के आई है, जिसको उसने न्याय पत्र कहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में इसी आधार पर 5 कैटेगरीज बनी है। इनमें युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय। हिस्सेदारी न्याय आप देख रहे हैं नया है, यानी कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। समाज में हमारी भागीदारी जितनी है, हिस्सेदारी मेरी व्यवस्था के भीतर और सब जगह उतनी होनी चाहिए। और इसी के लिए कांग्रेस कहती है कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे और उस बात का जिक्र भी न्याय पत्र में है। कांग्रेस इस वोट बैंक को जो ये न्याय पत्र के जरिए उसने साधने की कोशिश की है, 5 कैटेगरी को टारगेट करते हुए घोषणा पत्र में 25 तरह की गारंटी दी गई है। कांग्रेस के न्याय पत्र का नुक्ता क्या है? क्या उसमें कुछ सवाल उठता है? क्या वहां कुछ ऐसा दिखता है जिसके चलते आप ये कह सकते हैं कि पार्टी दरअसल किसी और की तरक्की और किसी और की कामयाबी के साए में अपनी रणनीति बना रही है? यही सच है और असत्य में आज इसी पर हम बात करेंगे। पहले मोटे तौर पर समझते हैं कि कांग्रेस ने अपने चुनावी वादों को कैसे इन 5 न्याय और 25 गारंटी की कैटेगरी में समेटा है, और फिर हम कुछ बड़े और बुनियादी सवालों पर आएंगे। वो बहुत जरूरी है आज उन पर चर्चा करना भी। युवा न्याय के तहत कांग्रेस युवाओं को 5 गारंटी देने की बात कर रही है। 30 लाख सरकारी नौकरी, 1 साल के ट्रेनिंग कार्यक्रम के दौरान 1 लाख रुपए सालाना, नारी न्याय के तहत महालक्ष्मी गारंटी, इसके जरिए गरीब परिवार की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए हर साल देने की बात की गई है। इसी तरह किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने का भरोसा दिया गया है। कर्ज माफी आयोग के गठन के साथ साथ जीएसटी मुक्त खेती का वादा भी किया गया है। एक बड़ा दाव हिस्सेदारी न्याय के जरिए कांग्रेस ने चलने की कोशिश की है, जिसके तहत जातिगत जनगणना कराने की गारंटी दी जा रही है। दावा इन दिनों राहुल गांधी अपनी हर रैली, हर सभा में लगातार कर रहे हैं कि हम आए तो जातिगत जनगणना करवाएंगे। श्रमिक न्याय, इसके तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार, न्यूनतम मजदूरी रोजाना 400 रुपए करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया गया है। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। मगर जो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं। अपनी ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये
महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। 180 160 बीजेपी हो जाए तो नैया पार। ये जो न्याय पत्र जारी हुआ, इस दौरान राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव के.सी. वेणुगोपाल जैसे सीनियर लीडर मौजूद रहे। पार्टी की तरफ से कहा गया कि अगर वो सत्ता में आती है तो जातिगत जनगणना करवाएगी। आरक्षण पर 50% का जो कैप है उसको हटाया जाएगा। संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण तुरंत लागू किया जाएगा। साल 2025 से केंद्र सरकार की नौकरियों में आधा हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, यानी कि 50% आरक्षण महिलाओं के नाम होगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में आगे कहा कि पार्टी निजता के अधिकार का हनन करने वाले हर कानून को समाप्त करेगी। कांग्रेस मानहानि के जुर्म को अपराध मुक्त करेगी। पीएमएल कानून में भी सुधार की बात की गई है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह भी कहा है कि वो एक राष्ट्र और एक चुनाव के खिलाफ है। इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया है कि पार्टी अल्पसंख्यकों के लिए उनके बुनियादी अधिकारों, पर्सनल लॉ, उसकी रक्षा करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी। यानी कांग्रेस संकेत दे रही है कि मोदी सरकार ने 3 तलाक पर रोक लगा करके मुस्लिम महिलाओं को जो राहत दी है, अगर वो समुदाय कहता है कि नहीं वो जरूरी है तो उसको लागू किया जाएगा। उसमें बेहतरी की गुंजाइश तो हो सकती है, लेकिन उस समुदाय की राय और उसकी हिस्सेदारी के बाद ही। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए, इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। कांग्रेस की तरफ से जिन 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात हो रही है, उसमें कई सारे लोक लुभावन वायदे शामिल हैं। हर पार्टी करती, मैंने मान लिया। कई ऐसी चीजें हैं जिन पर काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। पार्टी को भरोसा है कि संविधान संशोधन के लिए जितने सांसद चाहिए वो उसके पास रहेंगे। पहली नजर में ही जो काफी विवादित लगते हैं, बेशक कांग्रेस कह रही है कि उसमें काफी होमवर्क करके उसने अपना न्याय पत्र तैयार किया, लेकिन कई ऐसे काम का दावा किया जा रहा है जो व्यवहारिक नहीं लगते, समाज में अनरस पैदा कर सकते हैं। ऐसे मुद्दों पर बहस तेज हो गई। आज मैं आपसे मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात जो न्याय पत्र में की गई है उस पर चर्चा करना चाहता हूं। और आपको समझना है कि कांग्रेस जो कह रही है, अगर उस रास्ते हिंदुस्तान चलने लगता है तो फिर जाकर के देश का एक बड़ा समुदाय जो मुस्लिम समुदाय है वो कहां ठहरता है। पार्टी ये कह रही है कि अल्पसंख्यकों के जो पर्सनल लॉ हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनकी रक्षा की जाएगी, उन्हें बरकरार रखा जाएगा और इसके साथ यह भी करे कि सुधार हो सकते हैं, लेकिन भागीदारी और सहमति के जरिए ही। आपको लगता है कि मुस्लिम समाज कांग्रेस के कहने से सुधार या किसी तरह के बदलाव के लिए तैयार हो जाएगा? मुस्लिम पर्सनल लॉ या कोई भी पर्सनल लॉ क्या होता है? उसमें विवाह, तलाक, कॉम्पनसेशन
जिसको मुआवजा भरण पोषण आप कहते हैं, एडॉप्शन गोद लेना, और उत्तराधिकार इनहेरिटेंस, ये 5 चीजें आती हैं। मैं आपको पहली बात करूं, तलाक बिद्दत, इस पर सरकार ने रोक लगा दी है। माने एक बार में कोई मियां शौहर अपनी बीवी को तलाक 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 और बीवी शादी के दायरे से बाहर हो गई, उसका कोई अधिकार ही नहीं रहा, वो गैर कानूनी है। अब वो अपराध है, 3 साल की सजा है। लेकिन तलाके हसन देश में है, तलाके हसन नहीं हिंदुस्तान में, तलाके हसन है। अब तलाके हसन क्या है? इस महीने में शौहर ने तलाक कहा, दूसरे महीने में तलाक कहा, तीसरे महीने में तलाक कहा, उसके बाद इद्दत की एक पीरियड है, यानी कि पत्नी अगर मासिक धर्म से है तो आप उसका इंतजार करेंगे या उसकी प्रेगनेंसी का पता चलेगा, क्योंकि आप तो साथ ही रह रहे हैं। तो 3 महीने, तीसरा तलाक कहने के बाद जो वेटिंग पीरियड है, जो इद्दत की मियाद कहते हैं, उसके बाद वो तलाक मान लिया जाता है, तलाक हसन है। इसके लिए कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है, एक काजी है वही आपको तलाक दे देगा। हिंदू में अगर कोई पति पत्नी जाता है तो कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट तय करता है कि पति की आमदनी, उसकी जायदाद कितनी है, उसके आधार पर पत्नी की हिस्सेदारी कितनी बनती है। और कोर्ट भी तलाक आसानी से नहीं देता है, वो कूलिंग पीरियड देता है। घर जाइए, मिलिए, बात कीजिए, बच्चों को देखिए, बच्चों के आधार पर कोर्ट लगातार उस मामले को खींचता है, कोशिश करता है कि ये तलाक ना हो। जब कोई गुंजाइश उसको नहीं दिखती है तो पत्नी और बच्चों की हिफाजत, उनकी आर्थिक सुरक्षा का ध्यान रखते हुए तलाक दिया जाता है और यहां तलाक हो जाता है। जब यूसीसी होगा तो देश के हर नागरिक के लिए तलाक का एक ही नियम होगा। क्या कांग्रेस कह रही है कि मुस्लिम महिलाएं जिस तरह से तलाक उनको दिया जाता है, कॉम्पनसेशन क्या है भाई? कोर्ट हिंदुओं को कहता है कि आपकी जायदाद, आपकी आमदनी के आधार पर आपकी पत्नी, आपके बच्चों को भरण पोषण की रकम तय होगी। और एक बड़े फिल्म स्टार ने जब अपनी पत्नी को तलाक दिया, मैं ऋतिक रोशन की बात कर रहा हूं, उनकी पत्नी मुस्लिम है, लेकिन पत्नी ने शादी की तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक, हालांकि स्पेशल मैरिज एक्ट था, 300 करोड़ देने पड़े। लेकिन अगर मुस्लिम शौहर है तो वो मेहर की रकम देगा, 5,000, 10,000, 5 लाख, 10 लाख, जो भी तय हुआ है। आज की तारीख में कोई शौहर अगर 50,000 रुपये आमदनी का है या 50,000 रुपये उसने मेहर की रकम तय कर रखी है और कल वो 500 करोड़ का हो जाता है, तलाक देने के बाद वो 50,000 रुपये ही मेहर की रकम देगा कॉम्पनसेशन के तौर पर, और फिर सब कुछ खत्म। एक महिला, उसके बच्चों के अधिकार की सुरक्षा सरकार का काम है। डेमोक्रेटिक कंट्री में सरकारें जो होती हैं वो जनता की बेहतरी के लिए, उसके जीवन की सुरक्षा की गारंटी को तय करने के लिए होती हैं, मनमाने तरीके से अपने अपने पर्सनल लॉ चलवाने के लिए नहीं होती। ऐसे अडॉप्शन का मामला है, मुस्लिम पुरुष बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है, पति पत्नी, 10 लफड़े हैं, कर ही नहीं सकते आप। उत्तराधिकार का मामला है, एक मुस्लिम पुरुष बेटा नहीं है तो बेटी के बेटे को या उसके बच्चे को अगर अपनी जायदाद वो देना चाहता है तो नहीं दे सकता है। उसकी एक उसका बड़ा हिस्सा जो है वो वक्फ चला जाएगा। मेरी जायदाद है, मैं जिसको देना चाहूं। हिंदुओं में यह आजादी है। इसलिए मोदी सरकार के जो तलाक बिद्दत का फैसला है उससे महिलाओं को बहुत राहत मिली कि तलाक 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 कह करके आप फारिग नहीं हो सकते। मुस्लिम महिलाओं की तरफ से कहा जाता है कि बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन जो मुस्लिम उलेमा हैं, मौलाना हैं, वो तलाक बिद्दत को नहीं मानते, उसका विरोध करते हैं। अब तो खैर कानून है, अब विरोध करके भी कुछ नहीं कर सकते। तो क्या कांग्रेस तलाक बिद्दत के रास्ते जाना चाहती है? क्या कांग्रेस तलाक पर, निकाह पर, शादी की उम्र 9 साल में बच्ची की शादी कैसे हो सकती है? सरकार कहती है 21 साल, 18 साल। तो शादी की उम्र भी एक होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है
क्या शादी को लेकर, तलाक को लेकर के, कॉम्पनसेशन को लेकर के अभी जो व्यवस्था है मुस्लिम पर्सनल लॉ में, कांग्रेस उसको बनाए रखना चाहती है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहती है? मुस्लिम समाज आगे बढ़े, वो तरक्की पसंद हो, उसकी बेहतरी हो, क्या कांग्रेस नहीं चाहती? मुसलमानों में बहुविवाह की प्रथा है, 4 पत्नियां आप रख सकते हैं। क्या कांग्रेस चाहती है कि बना रहे? महिलाओं का अपमान होता रहे? एक पुरुष 4 पत्नियों के साथ ही एक ही छत के नीचे 4 कमरों में रहता है, ये तौहीन है ना? आप चाहते हैं कि बना रहे? क्या कांग्रेस मुस्लिम पुरुषों को इसके लिए समझा बुझा करके सहमति तैयार कर सकती है, जो एजेंडा में, न्याय पत्र में लिख रही है कि साझेदारी, सहमति, इसके जरिए हम उसमें सुधार चाहते हैं? क्या सुधार होगा इससे? कांग्रेस के न्याय पत्र के सामने आने के बाद कई सवाल खड़ा होते हैं जो वाजिब हैं, लाजमी हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम हो रहा है, देश के गृह मंत्री ने भी इस बात को कहा है, उत्तराखंड की सरकार ने उसको लागू भी किया है, पहला राज्य बना वो। इसमें बहुविवाह, प्रॉपर्टी राइट्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, ये एक होना चाहिए। देश के 140 करोड़ नागरिक हैं, नागरिकों के पास बुनियादी अधिकार हैं जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, तो सिविल राइट्स भी एक तरह के होने चाहिए। मैं ये मान सकता हूं कि कुछ तबके ऐसे होते हैं जिनकी कल्चरल आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए कुछ अपवाद रखे जाने चाहिए, रखिए आप, लेकिन सामान्य तौर पर एक तरह का बर्ताव होना चाहिए। एडॉप्शन, गोद लेने को लेकर कितनी पेचीदगियां हैं, इस पर क्या आम सहमति बनेगी? राजीव गांधी ने 1986 में, क्या मामला था शाहबानों का, उस महिला को, 62 साल की महिला को जो अपने बच्चों के साथ थी, उसने कहा था कि मेरे पति से मुझे भरण पोषण का पैसा दिलवाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको देना पड़ेगा। आपकी पत्नी, आपके बच्चे कैसे रह सकते हैं? एक भरा हुआ पति, पैसे की कमी नहीं, 72 रुपए महीने देने थे। उसके लिए हिंदुस्तान के उलेमाओं ने सर आसमान पर उठा लिया। राजीव गांधी की सरकार को लगा कि अगर मुसलमानों को संतुष्ट करना है तो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना होगा, और संसद में संविधान संशोधन करके उन्होंने उस महिला के बुनियादी अधिकार को खत्म कर दिया कि पति जो है वो भरण पोषण का पैसा नहीं देगा। ये शाहबानों का दुख। इस तरीके से घुटनों के बल सरकारें आती नहीं है, इसलिए बीजेपी का तुष्टीकरण का पत्ता ठीक बैठता है। आज महिलाएं मुखर हैं, मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं। वो वक्त नहीं है, ये बदला हुआ वक्त है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई दफा कहा कि देश में सरकारों को सही समय पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। संविधान में अनुच्छेद 44 वो कहता है कि आमद है यहां के सत्ता के ऊपर कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करे। क्या सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों जरूरी है? क्या संविधान बनाने वाले लोगों ने क्यों कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सही समय पर लागू कर दिया जाना चाहिए? संविधान बनाने वाले लोग गलत हैं, सुप्रीम कोर्ट गलत है। कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ को मुस्लिम समाज के मुताबिक बनाए रखने और बेहतरी भी उनके ही कहने से करने की अगर कोई बात करती है, गजब सी बात है। इसलिए घोषणा पत्र यहां आकर के, ये नुक्ता बड़ा है, यहां आकर के बड़े सवालों के घेरे में है कि आप अपीजमेंट पॉलिसी के तहत एक बड़े तबके को भटका रहे हैं, महिलाओं के अधिकार को, बच्चों के अधिकार को मार रहे हैं। वहां जो मर्दों का वर्चस्व चलता रहा, उलेमाओं का, मौलानाओं का, काजियों का, आप चाहते हैं कि चलता रहे। पर्सनल लॉ से जुड़ी व्यवस्था को चुनावी एजेंडे का हिस्सा अगर बनाते हैं तो उसमें कोई साफगोई होनी चाहिए। अब आगे की बात।
कांग्रेस के घोषणा पत्र में कई सारे ऐसे दावे किए गए हैं जो आज के मौजूदा दौर में फिट नहीं बैठते, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात मैं कर रहा हूं। ये एक बारीक सी लाइन है, लेकिन इसमें बहुत कुछ कहा गया है, इसलिए मैंने इसको बेरवार आपके सामने रखा। इसी न्याय पत्र में कांग्रेस कह रही है कि सत्ता में आने के बाद एमएसपी पर कानून बनाएगी। इसमें बड़ा पेच। स्वामीनाथन आयोग किसने बनाया? मनमोहन सिंह की सरकार ने 2004 में। एमएसपी का कानूनी अधिकार उसके तहत आया, आधार भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में आया। कांग्रेस और नेता राहुल गांधी लगातार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को समर्थन देने की बात करते रहे। ये वही रिपोर्ट है जिस पर कांग्रेस सालों से बैठी रही। 2006 में रिपोर्ट आई, कांग्रेस सत्ता से बाहर 2014 में गई। 8 साल तक कांग्रेस ने क्या किया? और आप देखिए कि 2010 में केवी थॉमस जो कृषि राज्य मंत्री थे, संसद में उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर बीजेपी के नेता के सवाल के जवाब में कहा था कि एमएसपी को लागू नहीं किया जा सकता है। उसके कारण उन्होंने बहुत सारे बताए थे। आज आपको लगता है कि एमएसपी लागू किया जाना चाहिए? मेरी सरकार आएगी तो कर देगी, तो 8 साल बैठे रहे आप। इसी आधार पर कांग्रेस की पहले की सरकार इसे नकार चुकी है। मोदी सरकार भी इसी वजह से इस पर फैसला नहीं ले पा रही। अब ऐसे में कांग्रेस का यह चुनावी वादा सिर्फ वादा नहीं, इसी को कहते हैं भुलावा, झांसा, या फिर कमजोर होमवर्क। नारी न्याय, इसके नाम पर कांग्रेस के वादे मोदी सरकार के काम के आगे कहीं या तो ठहरते नहीं या उसके साए में दिखते हैं, उसके असर में दिखते हैं। एक तरफ कांग्रेस महिलाओं के बीच पैसे बांटने का ऑफर दे रही है, वहीं मोदी सरकार कई तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम करती रही है। नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि मेरी सरकार ने अगर सबसे ज्यादा कहीं काम किया है तो महिलाओं पर किया है। उज्ज्वला योजना, शौचालय, पीएम आवास योजना, महिलाओं को सबसे ज्यादा महिलाओं को मालिक बनाया गया। मुद्रा योजना, सबसे ज्यादा लोन महिलाओं को दिया गया। ड्रोन पायलट अब महिलाओं के लिए शुरू हो रहा है ये प्रोजेक्ट। और सबसे बड़ा प्रयास नारी वंदन अधिनियम, सत्ता में महिलाओं की 1/3 हिस्सेदारी। नरेंद्र मोदी के नाम महिलाओं के हित में इतनी सारी कामयाबियां हैं, या इतनी सारी कामयाबियों की फहरिस्त है जिसका जिक्र वो बार बार मंचों से करते हैं कि महिलाओं के बीच में नरेंद्र मोदी उनकी सरकार को लेकर के एक अलग तरह की राय बनी है। इसीलिए जहां कहीं महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ता है, वहां बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ता है, वहां बीजेपी की जीत सुनिश्चित होती है। इसलिए यह एक बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए, महिलाओं के मोर्चे पर उस इमेज को तोड़ करके और अपने लिए जगह बना पाना। यही कारण है कि न्याय पत्र में महिलाओं के लिए इतना कुछ लिखा गया है। महिलाओं की बेहतरी को लेकर के मोदी सरकार एक के बाद एक अपने वायदे लगातार गिनाती चली गई, जिसके सामने कांग्रेस के वादे कहीं नहीं ठहरते हैं। आप मोदी को सुनिए ताकि आपको अंदाजा हो कि इनके असर में कांग्रेस का यह जो पूरा का पूरा टुकड़ा है नारी न्याय का, वो दिखता है। भाइयों और बहनों, भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं। और 2 साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था, वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कांग्रेस के न्याय पत्र में कई और मुद्दे हैं जो सवाल बनते हैं।
कांग्रेस माहौल तो बनाती रही है, लेकिन वो न्याय पत्र का हिस्सा नहीं है जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसका कोई जिक्र नहीं है। ईवीएम, इसका कोई जिक्र नहीं है। हिमाचल प्रदेश का पूरा चुनाव कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम पर जीता। राजस्थान ने उसका ढिंढोरा पीटा। दूसरे कई राज्यों में, मसलन छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में ओपीएस को लेकर के कांग्रेस परचम की तरह चलती रही। इस बार न्याय पत्र में ओपीएस नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि यह कारगर नहीं है। खजाने पर राज्य का इतना बोझ पड़ता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर पाना, लोगों को पुरानी नीतियों के आधार पर, पुरानी पॉलिसी के आधार पर पेंशन दे पाना नामुमकिन है। राज्य का विकास नहीं हो सकता है। विकास के रास्ते में रोड़ा डालते हैं आप, तभी जाकर के ओपीएस को अपनाते हैं। और हिमाचल में कांग्रेस को समझ में आ गया कि भैया नहीं चल सकता ओपीएस, आप बाहर आ गए। तो न्याय पत्र में आपने ओपीएस से अपने आप को दूर कर लिया। वैसे ही ये ईवीएम को लेकर के कांग्रेस बार बार सवाल उठाती है। हाल ही में दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के बड़े नेता साहब, अब तो चुनाव भी लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि मशीन के भीतर एक चिप होती है और चिप के जरिए मशीन को हैक किया जा सकता है। तो फिर पार्टी ने ईवीएम का जिक्र क्यों नहीं किया? भैया चुनाव ईवीएम से नहीं होना चाहिए, चलिए हम बैलेट से करते हैं। ईवीएम पर कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा। उसने हां ये कहा कि जो पर्ची निकलती है वो पर्ची होनी चाहिए। ईवीएम को लेकर के जब कभी भी बीजेपी की सरकारें बनती हैं, बीजेपी को बहुमत मिलता है, तो कहा जाता है कि ईवीएम का खेल है, ईवीएम का खेल है। जब अपोजिशन की सरकारें बन जाती हैं, हिमाचल में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु में है, झारखंड में है, तो वहां ईवीएम ठीक। तो हमारे यहां कहते हैं ना कि मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। जो आपको ठीक नहीं लगता है वो गलत है। कांग्रेस ने ईवीएम का कोई जिक्र नहीं किया। 31 मार्च को रामलीला मैदान में जो विपक्षी दलों की रैली हुई थी, उस रैली में ईवीएम का मुद्दा जोर शोर से उठा। कांग्रेस के लोग समय समय पर बीजेपी पर ईवीएम को लेकर के आरोप लगाते रहे। तो फिर क्यों नहीं आया न्याय पत्र में? 2019 में चुनाव आयोग ने कमेटी बनाई थी जांच करने के लिए कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, आप बताइए। और जांच के बाद यह तय किया गया या तयशुदा तौर पर कहा गया कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। वीवीपैट को और दुरुस्त करने के लिए वोटिंग पैटर्न को ईवीएम के साथ जोड़ा गया। इसको और बेहतर बनाने के लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है। लेकिन ओपीएस और ईवीएम, इन दोनों से कांग्रेस का हटना अपनी गलतियों को कहीं ना कहीं मानने जैसा है। और पर्सनल लॉ पे जो कांग्रेस कह रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ पे, वो उसको कई सवालों में खड़ा करता है। तो ये स्थितियां कांग्रेस के न्याय पत्र को लेकर के रही हैं। अब आगे, दरअसल जब चुनाव आ जाते हैं तभी ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा कहा है कि ये घोषणा पत्र क्या है, यही नहीं, ये बयान सुन लीजिए आप। पिछले जमाने में जितनी बार 10 से ऊपर महंगाई की दर रही है, वो केवल हमारा 2020 का दौर छोड़ के सबको पता है कोविड का दौर था। उसमें निगेटिव ग्रोथ रेट रही है क्योंकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन था। इसके अलावा जब जब निगेटिव ग्रोथ रेट रही है तो कांग्रेस के शासनकाल में रही। इसलिए मैंने कहा ना, जिनको 4 पीढ़ी तक मौका मिला है, जिनको इतने लंबे समय तक मौका मिला है, उन सारे लोगों का अब यह दावा है
कि साहब अब हम कमाल कर देंगे, और फिर देखिए कितनी मजेदार बात वो लोग कहते हैं और कैसी कैसी चीजें करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए साहब, आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखा होगा, ये वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ये फोटो है। देखिए, इसको जाके आप चेक कर लीजिएगा, ये न्यूयॉर्क की बफेलो लिवर की है। अब देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक उनकी सोशल मीडिया चेयरपर्सन के अकाउंट से किसने ट्वीट कर दिया था तो पता नहीं लगा पाए, पर उससे बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है, ये फोटो कौन भेज रहा है विदेश से। मतलब ऑन द लाइटर नोट में कहना चाहूंगा, बफेलो शब्द को हिंदी में भैंस कहते हैं और हिंदी में कहावत होती है अकल बड़ी है भैंस। तो मुझे लगता है उतनी अकल भी किसी ने प्रयोग नहीं की है इनको करने के लिए। अब आइए साहब, इन्वायरमेंटल क्लीनिनेस के ऊपर ये फोटो है, और ये जानते कहां की है? द मोस्ट फेवर्ड एंड सॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ चिर युवा ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, राहुल गांधी जी का, थाईलैंड के। अब आप ये समझिए, महत्वपूर्ण बात यह है, इसका अर्थ यह हुआ कि अभी तक तो वे कहती थी कि उनके अकाउंट्स कौन कौन हैंडल करता है पता नहीं लगता, कौन आके कर देता है। भाई ये तो मैनिफेस्टो